नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी गंभीर बात करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान में जिन शादीशुदा जोड़ों को, बिना शादी के भी हो सकता है, कोई कानूनी रोक नहीं है, आम तौर पर जिन शादीशुदा जोड़ों को बच्चे नहीं होते हैं वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह सब जगह मत्था टेकने के बाद फिर डॉक्टरी मदद लेने की कोशिश करते हैं। उसमें जो सबसे आसान माना जाता है आईवीएफ कहते हैं उसको, शायद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान करने की कोशिश की जाती है। एक रिपोर्ट आई है अभी आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है। वो कहती है कि अधिकांश परिवार इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं आईवीएफ का। सरकारी अस्पतालों में जहां आईवीएफ की सुविधा है वहां पर 1.25 लाख रुपए के करीब एक बार का खर्च होता है एक कोशिश करने के लिए। दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो चलाते हैं, वो 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए एक बार की कोशिश का वहाँ पे लगता है। कितनी आबादी जो है बच्चे के लिए इतनी कोशिश कर सके। दूसरा, मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हिंदुस्तान में, जिसमें माँ और बच्चों को जन्म देती है, ये पूरा सिलसिला जो है हिंदुस्तान का इतने कड़े कानूनों से बंधा हुआ है, एक किस्म से शिकंजे में जकड़ा हुआ है ये पूरा सिलसिला। कुछ मेरे पहचान के लोग हैं जिनके बच्चे ऐसी तकनीक से हुए हैं। खासा खर्च आता है इसके ऊपर। और अब हिंदुस्तान में सरोगेसी को गैरकानूनी बना दिया गया है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आप सरोगेसी तकनीक को नहीं समझते हैं तो। ऐसे जोड़े जो कि आपस में स्वाभाविक प्राकृतिक देह संबंधों से माँ बाप नहीं बन पाते हैं, महिला गर्भवती नहीं हो पाती है, दोनों में से किसी एक को दिक्कत हो सकती है, दोनों को दिक्कत हो सकती है, तो इस हालत में सरोगेसी के लिए जिस व्यक्ति को भी दिक्कत हो, जोड़े में से पुरुष को हो या महिला को हो, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडा, एग, इसको लेके इनका बाहर मेल कराया जाता है और उसके बाद उसको उसमें से छांट कर जो अच्छे एम्ब्रियो रहते हैं उनको एक किसी महिला के गर्भाशय में प्लांट किया जाता है, डाला जाता है। ये महिला ये खुद भी हो सकती है, लेकिन अगर इसका शरीर दिक्कत खड़ी करता है उस एम्ब्रियो के लिए, तो किसी दूसरी महिला को भी इस काम में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी दूसरी महिला जो है, जो किसी और के एम्ब्रियो से बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है, उसको सरोगेट मदर कहते हैं। भारत में इसके खिलाफ बड़ा कड़ा कानून बना दिया गया है। बहुत करीबी रिश्तेदार, बहुत करीबी आपको साबित करना पड़ेगा कागजात में। उसके बाद उसके अपने, वो शादीशुदा होना चाहिए, उसके अपने बच्चे हो चुके हों, उसकी उम्र सीमा ये हो, इस उम्र से इस उम्र के बीच की हो, उसकी सेहत अच्छी हो। ऐसी कई तरह की शर्तें उसके साथ जोड़ी गई हैं। एक दिलचस्प शर्त यह है कि इसका भुगतान नहीं ले सकती वो महिला जो अपना अंडा देती है, एग देती है, वो भी किसी तरह का भुगतान नहीं ले सकती। आखिर इंसानी अंडा है वो, कोई पोल्ट्री फार्म का अंडा तो है नहीं कि उसको 6 रुपए या 7 या 8 रुपए में आप बेच दो। तो अगर जिसको ज़रूरत है एक महिला के अंडे की, एग की,
और उनकी क्षमता भी है भुगतान करने की, करोड़पति हैं, जैसे शाहरुख खान वगैरह का सरोगेसी से उनकी तीसरी औलाद हुई थी, आपको ध्यान होगा। मुझको ये नहीं मालूम है कि शाहरुख की तीसरी औलाद के मामले में उनका शुक्राणु इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, या उनकी पत्नी गौरी खां का अंडा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, ये उनकी निजी बातें हैं, उसमें मेरी दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन जिस समय वो हो गया उस समय हो गया, उसके बाद का कानून है ये। अब आप सरोगेसी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते अगर आपके खुद के पहले से बच्चे हैं तो। अगर बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं है तो आप उससे सरोगेट मदर बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, कानून है उसके खिलाफ। भुगतान नहीं ले सकते और उसको कुल जमा 3 साल का कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिलता है, जो महिला अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तैयार हो जाती है। 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस, और उसको कुछ नहीं मिलता। उसके देह के साथ कई तरह का खिलवाड़ होता है उसकी देह के साथ, मिलता कुछ नहीं उसको। अब आप मुझको ये बताइए, जो बहुत गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में, अभी कुछ अर्सा पहले मैं आपके सामने, या तो मैंने यहाँ कैमरे पे कहा था या अखबार में एडिटोरियल लिखा था, असम में एक पूरा रैकेट पकड़ाया था डॉक्टरों का और दलालों का। गांव से नशेड़ी लोगों को लेके जाते थे गुवाहाटी, राजधानी असम की, वहाँ पे उनकी किडनी निकाल लेते थे, या वहाँ से कोलकाता ले जाते थे, बंगाल में किसी जगह, वहाँ उनकी किडनी निकाल लेते थे, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे, गांव में मरने के लिए छोड़ देते थे। किडनी निकाल के आप बेच दो किसी की, जुर्म है, लेकिन चल रहा है धंधा। आप अपना अंडा किसी को बेचो, अपनी कोख किराए पे दो, वो आप नहीं कर सकते। मुझको थोड़ा अटपटा इसलिए लगता है, बताऊं मैं आपको, ये पूरा मामला है बड़ा जटिल है। ये सरकार, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों में कई फेरे लगा चुका है ये मामला। सरोगेसी का एक्ट जो बनाया गया, इसको लेकर तरह तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, कानून बना, सरकार ने एक्ट ड्राफ्ट किया। ये महिला को उससे कोई पैसा नहीं पाने देता, और गरीब महिलाएं बहुत है। 80 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की, 5 किलो राशन जो सरकार से मिलता है, उसकी वजह से 3 वक्त खाना खा पाती है पेट भर के। गरीबी बहुत है यहाँ पे। अगर किसी स्वस्थ महिला का अंडा अगर किसी दूसरे के काम आता है, और ये तकनीक अपने आप में महंगी है, इसमें कोई गरीब लोग नहीं जा सकते ऐसे तकनीक से, सरोगेसी से बच्चे पैदा करने के लिए। तो जो महिला सरोगेट बनने को तैयार है, जो अपनी कोख 9 महीने के लिए देने के लिए तैयार है, वो किराया नहीं ले सकती उसका। जो अपना अंडा देने के लिए तैयार है, वो उसका कोई भुगतान नहीं ले सकती। आप समझिए इस बात को। और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ये कहते हैं कि एक महिला अपनी देह बेच सकती है, उसको हक है। देह बेचने का मतलब सेक्स के लिए। वेश्यावृत्ति करना जो है जुर्म नहीं है, आप कर सकते हैं। एक महिला को छूट है कि वो अपनी सेक्स सर्विसेज, यौन सुख किसी को दे के उसका भुगतान ले ले, उस पर कोई रोक नहीं है, वो उसका कानूनी हक है। एक महिला को देह बेचने का कानूनी हक है, वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन एक महिला अगर किसी जरूरतमंद जोड़े को मेडिकल कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में अपना अंडा देती है, तो उसका भुगतान लेने पे रोक है। आप समझिए इस बात को। अगर कोई महिला किसी के बच्चे को अपने पेट में रख कर पैदा करने के लिए तैयार है, 9 महीना कोख में रखने के लिए,
उस पर रोक है कि अगर रिश्तेदार नहीं है तो आप नहीं कर सकते, और भी शर्तें हैं। और पैसा तो ले ही नहीं सकते, रिश्तेदार है तो भी। केवल 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो मैं आपके सामने जो कहने आया हूं, ये तो एक समाचार से मैंने शुरू किया है कि ICMR की रिपोर्ट है कि भारत में IVF करवाने वाले परिवार जो हैं वो कर्ज में डूब रहे हैं। दसियों लाख, शायद करोड़ों परिवारों को जरूरत है बच्चों की, जिनके नहीं हो रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। उनके पास पैसा भी नहीं है इतना। सरकार की जो बीमा पॉलिसी है, आयुष्मान कार्ड और भी कुछ अलग अलग राज्यों में, कुछ मुख्यमंत्रियों की भी हैं, उसके कवरेज में ये शामिल नहीं है IVF। तो मैं 2 चीज़ों को जोड़कर आपके सामने रखने के लिए आज खड़ा हुआ हूं कि इतनी महंगी तकनीक है, इसके लिए कानून तरह तरह के बनाए हैं। सरकार ने ड्राफ्ट किए, पार्लियामेंट ने पास किए और सुप्रीम कोर्ट ने ओके किए कि ठीक है। क्योंकि इन तमाम विधेयकों के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सकता, रोक लग रही है उनके ऊपर, ऐसे लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मैं सोच रहा हूं कि एक महिला किसी दूसरे के बच्चे को, एम्ब्रियो को 9 महीने अपने कोख में रखने को तैयार हो, पैसा नहीं ले सकती। एक महिला अपना अंडा देने को तैयार हो, पैसा नहीं ले सकती। एक महिला देह सुख बेचने को तैयार हो, प्रोस्टिट्यूट है, तुम देह बेच के पैसा ले सकती हो। मैं थोड़ा इस लोकतंत्र की, इस व्यवस्था की नैतिकता पे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं भी उसी का एक सदस्य हूं, इस लोकतंत्र का, यहीं का नागरिक हूं। मैं भी पाकिस्तान की एक कहानी सुनाऊंगा तो आपको अटपटा लगेगा। हो सकता है उस समय पाकिस्तान न बना हो, भारत और पाकिस्तान एक ही रहा हो उस वक्त। सआदत हसन मंटो का नाम आपने सुना होगा। मंटो की एक कहानी है। एक तांगे वाला मर जाता है, तो घोड़ा है और तांगा है, वो रह गए। घर चलाने का कोई गुजारा नहीं है, तो उसकी महिला अर्जी देती है म्युनिसिपल में कि मुझको तांगा चलाने का लाइसेंस दिया जाए। सब चीज में म्युनिसिपल है, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। हम जो साइकिल चलाते थे उस पे म्युनिसिपल का एक बिल्ला लगता था। हैंडल पे ऊपर एक नट रहता है ना, उसके नीचे बिल्ला लगता था। साइकिल का भी रजिस्ट्रेशन होता था। कुत्ते का भी बिल्ला मिलता था म्युनिसिपल से, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता था। बिल्ला कुत्ते के गले के पट्टे में लगा के रखना पड़ता था। सब चीज में म्युनिसिपल जो है वो लाइसेंस देने की आदी रही है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान की जबकि ये कहानी है, वो महिला म्युनिसिपल में अर्जी देती है कि मेरा शौहर गुजर गया है और मुझको तांगा चलाने के लिए परमिशन दिया जाए, लाइसेंस, परमिट जो भी कहा जाए, दिया जाए। तो म्युनिसिपल उसको लिख के दे देता है। म्युनिसिपल के कानून के मुताबिक तुमको महिला को तांगा चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, खारिज अर्जी। उसके बाद वो महिला अर्जी देती है म्युनिसिपल में कि मैं चकला घर पे बैठ के देह का धंधा करना चाहती हूँ। तो कानून में लिखा हुआ है जो देह का धंधा करना चाहती है उसको चकला घर में इजाज़त मिले। पाकिस्तान की ज़मीन की घटना है, उस समय वो अविभाजित हिंदुस्तान था या अलग बन गया था, मुझको ध्यान नहीं है। मंटो की कहानी है। तो म्युनिसिपल इजाज़त दे देता है, हाँ ठीक है, तुमको इतना रुपया सालाना टैक्स देना होगा, तुम धंधा कर सकती हो। मैं सोचता हूं हिंदुस्तान का एक महिला अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाती है, कई बार बच्चों को पढ़ा नहीं पाती है, मकान नहीं बना पाती है। महिला पे ही ज़्यादा रहता है बोझ। आदमी तो कई बार दारू पिए हुए बाहर पड़े रहता है, कई बार काम नहीं करता है।
एक महिला के बदन को लेकर इतने किस्म के कानून कि तुम किसी को अंडा दे के पैसा नहीं ले सकती, तुम किसी के बच्चे को कोख में पाल नहीं सकती, कोख का किराया नहीं ले सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तुम कर क्या सकती हो ये भी हम बताएंगे तुमको। तुम सेक्स बेच सकती हो, देह सुख को बेच सकती हो, ये हम बताएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बताते हैं कि तुम अपना बदन बेचो, उस पर कोई रोक नहीं। अंडा मत बेच देना कहीं, ये ध्यान रखना। हमारी निगरानी बहुत कड़ी है, सरकार नजर रखी हुई है। अंडा अपना मत बेचना कहीं, तुम बदन बेच दो, उस पर दिक्कत नहीं है, अंडा मत बेचना। तुम कोख किराए पे मत देना, कोख के ठीक नीचे का जो हिस्सा है उसको किराए पे दे देना लोगों को, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, रात भर के लिए, उसको किराए पे दे देना। उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है, तुम उस तरह से कमा लो पैसा। उसके थोड़ा ऊपर जो कोख है उसको किराए पे मत दे देना। मैं नहीं जानता, मैं जो कह रहा हूं इसमें महिला के हित में कौन सी बात है कौन सी नहीं है। हो सकता है कि महिला की कोख किराए पे लेने का एक शोषण चले, लेकिन क्या सरकार ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर सकती थी कि उस महिला को, जिस जोड़े को चाहिए उसकी कोख किराए पे, उससे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए उसको मिल जाए? क्या ऐसा नहीं कर सकती? देश में आज दसियों करोड़ महिलाएं हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना पकाने की समस्या है, जो मनरेगा में 200-300 रुपए में रोजी करती हैं, साल में 50 दिन 60 दिन कहीं काम मिल जाता है, जो 6,000-8,000 रुपए महीने में किसी दुकान में, किसी ऑफिस में पानी पिलाने का काम करती हैं। उनके घर की अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी भी हसरतें हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो सके। वो इस लायक भी है कि सरकार की सारी शर्तों को पूरी कर ले। शादीशुदा होनी चाहिए, हाँ है, 25 से 30 साल या 35 साल की उम्र होनी चाहिए, है, उस उम्र सीमा में है। उसके 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, वो भी हो चुके हैं, अब उसको और बच्चे नहीं चाहिए। इसके बाद तो उसको अपनी कोख भाड़े पे देने दो सरकार और जज साहब। 4 पैसे अगर गरीब कमा ले तो तुमको कुछ दिक्कत है क्या? तुम सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होगे तो उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके बैठ जाओगे, किसी ट्रिब्यूनल में जाके बैठ जाओगे, मानवाधिकार आयोग में जाके बैठ जाओगे, कहीं पे लोगों के झगड़े निपटाने के लिए आर्बिट्रेशन करने लगोगे। तुमने अपने रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए महीने की पेंशन के साथ साथ दसियों लाख रुपया महीना कमाने का तरह तरह का जरिया बना के रखा है। तुम राजभवन भी जा सकते हो, तुम पार्लियामेंट में राज्यसभा भी जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने घर में बैठ के लोगों को कानूनी राय भी दे सकते हो, तुम सब कर सकते हो। एक गरीब औरत, बेबस औरत है, हो सकता है पति को कैंसर हो सकता है बच्चों को कैंसर हो, उसका इलाज आपके सरकारी कार्ड से नहीं हो रहा। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में आपको ध्यान है सचिन तेंदुलकर नाम का एक बहुत बड़ा भारत का रत्न है, बहुत बड़ा, हाइट में छोटा रत्न है, ओहदा बहुत बड़ा है, सम्मान बहुत बड़ा है भारत रत्न का। आपको ध्यान है पार्लियामेंट में भी एक बार मनोनीत हुआ था, 5 साल मुंह नहीं खोला था, पैसा मिलता था पूरा, सांसद का पैसा मिलता था पूरा। ध्यान है आपको? हेमा मालिनी, सांसद का पैसा पूरा मिलता है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में जीत के आई है, रात दिन इश्तहार करती हैं। कोई वो है, मेरे घर में भी एक कोई वाटर फिल्टर लगा हुआ है हेमा मालिनी के इश्तहार वाला। सचिन तेंदुलकर वाटर फिल्टर का इश्तहार करते हैं और 100 और चीज़ों का इश्तहार करते हैं सचिन तेंदुलकर। उनको छूट है, वो भारत रत्न रहते हुए इश्तहार कर सकते हैं। वो
एमपी रहते हुए, सांसद रहते हुए संसद का भत्ता ले सकते हैं, सहूलियत ले सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं और इश्तहार कर सकते हैं। गरीब औरत अपनी कोख से कुछ कमा ले तो वो तुमको मंजूर नहीं है। संसद तुमने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि एक गरीब औरत जो है उसको जिंदगी में एक बार उसकी कोख किराए पे देने के लिए, जो किराए पे ले रहे हैं उनकी पेमेंट की क्षमता के मुताबिक इतना फीसदी पैसा उनकी कमाई का, संपत्ति का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया मिल जाता। वो असम के लोग 50-50 हजार में किडनी बेच के आए हैं। 1 लाख में सौदा हुआ था, किसी को 20 हजार मिला है, किसी को 50 हजार मिला है। किडनी बेच के आए, वो किडनी बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टर दूसरे खाड़ी के देशों से आए हुए शेखों को और हिंदुस्तान के करोड़पतियों को लगाए जा रहे हैं किडनी। गरीब औरत हिंदुस्तान की, वो अगर अंडा अपना बेच ले और उससे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया उसको मिल जाए, 5 लाख रुपया मिल जाए मान लो, तो तुमको खटक रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। महिला का शोषण होगा। कौन सी महिला का शोषण होगा? जो गरीब और जरूरतमंद है, जो हो सकता है बेबसी में किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाए। मैंने आपको मंटो की कहानी बतलाई, मैं अपने शहर की असली कहानी बताता हूं। मेरे शहर का एक इलाका, कॉलोनी है, नाम नहीं लूंगा, एक बड़े व्यक्ति के नाम पर, महान व्यक्ति के नाम पर कॉलोनी का नाम रखा गया है। सरकारी कॉलोनी है। वहां अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को दिक्कत थी कि ये इस घर में महिला धंधा करती है। पुलिस ने छापा मारा, उस महिला को अरेस्ट कर लिया। उसने कहा, हाँ करती हूं धंधा। क्यों करती हूं? पति को कैंसर है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसका इलाज करवाना रहता है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और जहां काम करती थी 5,000 7,000 का, वहां मालिक फ्री में हाथ डाल ही देता था मेरे ऊपर। तो मुझको लगा कि घर चलाने के लिए मैं धंधा ही कर लूं। मैं मेरे शहर की सच्ची घटना बता रहा हूं, पुलिस में दर्ज है ये घटना, झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस समय कानून नहीं बना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले नहीं दिए थे कि वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं है। आज मालूम है आपको, वेश्यावृत्ति के ऊपर कहीं पे छापे पड़ते हैं तो उस महिला को फ्लैश ट्रेड, वेश्यावृत्ति का शिकार माना जाता है। जो पैसा पाती है उससे, उसको पैसा लेने की छूट है कानूनी, उसको शिकार माना जाता है कि दलाल ने, ग्राहक ने, इन लोगों ने मिलके उसको एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया। आप समझ रहे हैं ना? आप थोड़ा सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट शामिल है, पूरी पार्लियामेंट शामिल है, पूरी भारत सरकार शामिल है। महिला अंडा बेचेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा। वो शोषण है तुम्हारा, तुम अगर अंडा बेचोगी तो। उसके पास बेचने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है। आप समझ सकते हैं ना एक महिला क्या क्या बेच सकती है, उसके पास ज्यादा चीजें नहीं है। अगर अपने बदन के अतिरिक्त अंडे को, खुद के बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन कुदरत है, कुदरत बनाते रहती है उसके बदन में अंडे, उसको किसी जरूरतमंद को दे दे, उसकी जरूरत पूरी हो जाए, इस महिला के पैसे की जरूरत पूरी हो जाए। जीएसटी ले लो भाई सरकार, तुम उस महिला से जितना पोल्ट्री फार्म के अंडे के बिक्री पे जीएसटी लेते हो, तुम जीएसटी ले लो उससे, लेकिन उसको बेचने का हक तो दो। उसके बदन का वो एक्स्ट्रा हिस्सा है, हाथ पैर नहीं बेच रही है, आंख नहीं बेच रही है, किडनी नहीं बेच रही है, अंडा जो कि हर महीने पैदा होते रहेगा उसके बदन में, उसको अगर बेच सकती है और किसी का भला हो सकता है, किसी को बच्चे हो सकते हैं, तुमको किस बात की जलन हो रही है सरकार? जजों को किस बात की जलन हो रही है? पार्लियामेंट के सांसदों को किस बात की जलन हो रही है? उनको अपनी मॉडलिंग नहीं खटकती? ये जितने लोग हैं फिल्मों में काम करने वाले लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं,
विजय माल्या जैसा कारोबारी भी पार्लियामेंट पहुंच गया था। आपको याद होगा जब देश छोड़ के भागा था, देश को लूट के, बैंकों को लूट के, तो पार्लियामेंट से निकल के सीधे एयरपोर्ट गया था और भाग गया था। सांसद था उस दिन, पार्लियामेंट से निकल के गया था जब देश छोड़ के भागा था। उनके लिए सब छूट है। एक गरीब औरत कहीं अपना अंडा किसी जरूरतमंद को न बेच दे, इसके खिलाफ कानून है। कोख किराए पे न दे दे, इसके खिलाफ कानून है। दिल्ली में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एक बड़े अफसर जिनके बंगले हैं, उन बंगलों के भीतर अगर आप जाके देखें तो भीतर कई लोगों को वो किराए पे दे के रखते हैं। कई ऑटो रिक्शा खड़े रहते हैं, ऑटो रिक्शा वाले किराए में ले लेते हैं सर्वेंट क्वार्टर, कोई दूध वाले किराए पे ले लेते हैं, कोई कुछ करते हैं। कई सांसद बंगलों से डेयरी चलाते हैं, कई तरह का कारोबार करते हैं बड़े बड़े लोग। बड़ी बड़ी लाखों की तनख्वाह जिनको मिलती है, भत्ते मिलते हैं, बंगले मिलते हैं। एक गरीब जरूरतमंद औरत अपना अंडा बेच के अपने बच्चों को कहीं पढ़ा न ले, छोटा सा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का मकान न बना ले, एक गुमटी न खोल ले अपनी कुछ सामान बेचने के लिए, एक अंडा बेचने के बाद एक पोल्ट्री की दुकान उसने खोल ली 2-4 लाख में, ऐसा न कर ले। उसके खिलाफ तुमने कानून बनाया हुआ है। कोख किराए में देने के खिलाफ कानून बनाया हुआ है। मंटो की कहानी के पाकिस्तान की तांगे वाली की उस औरत, उसकी जिंदगी को तय करने वाली म्युनिसिपल और हिंदुस्तान, इन दोनों में फर्क क्या है? उसने भी कानूनी छूट दी थी म्युनिसिपल ने, तू धंधा कर ले, तांगे की छूट नहीं देंगे तांगा चलाने की। औरत तांगा चलाते अच्छी नहीं लगती, धंधा कर ले तू। और इधर कह रहे हैं तू अंडा मत बेच, अपनी कोख किराए पे मत दे, तू धंधा कर ले। सरकार ने कहा नहीं है मुंह से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसको पलटा भी नहीं है। वो फैसला कायम है, कानून है वो। तो एक महिला अपने बदन के, कुदरत के दिए हुए अतिरिक्त सामान हर महीने जो पैदा होगा उसको दे नहीं सकती। अपने बच्चे पैदा करने के बाद खाली पड़ी हुई कोख, पेट भी खाली है, भीतर गर्भाशय भी खाली है, दोनों खाली है। गर्भाशय भर जाता किसी और के एम्ब्रियो से तो शायद पूरे घर का पेट भी भर जाता। उसको सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ये सब मिलके तय करते हैं कि तेरे को भाड़े से देना है तो कोख नहीं दे सकती। कोख के नीचे के हिस्से को तू भाड़े पे दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, आपके पास सोचने के लिए। अगर मेरे कहने के बाद कुछ हो तो सोचिएगा, अपने दोस्तों को इसको भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको क्या लगा है। मैं थोड़ा सा विचलित हो जाता हूँ जहाँ पर तंत्र जो है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों मिलके एक औरत के बदन का इस्तेमाल तय कर रहे हैं कि एक औरत अपने बदन से क्या क्या करे और क्या क्या न करे। और इन तीनों में किसी में औरत का बोलबाला नहीं है, इन तीनों जगहों पर। और ये जगहें तय करती हैं कि औरत अपने बदन का क्या करे। आपको ठीक लगे तो आप इसके लिंक को औरों को बढ़ाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। महिलाओं के साथ मेरी हमदर्दी है, उससे ज़्यादा देने को मेरे पास कुछ है नहीं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर किसी भी महिला के चाल चलन के बारे में आपको कोई गंदी बात कहते हुए मिले, अफवाह फैलाते हुए मिले, कहते हुए मिले कि उसका चाल चलन गड़बड़ है, मैं मेरे इलाके की बात बताता हूँ। किसी बदचलन के लिए मेरे इलाके में चरकट शब्द कहा जाता है कि वो औरत बदचलन है। कोई भी ऐसा कहे तो उसके चेहरे को जरा ध्यान से देखिएगा और घूर के देखिएगा।
कि तेरी कोशिश कोई नाकामयाब हो गई क्या? तेरे हाथ को झिटक दिया था क्या उस औरत ने जो तू उसके बारे में ऐसा कह रहा है? मैं आपसे कह सकता हूँ 100 में से 50 मामले ऐसे रहते हैं जिसमें किसी लड़की या औरत से निराश होते ही मर्द जो है उसको बदचलन या चरकट कहने लगता है। कभी भरोसा मत कीजिएगा। अगर ऐसी बातों को आप सुनते रहेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि आपके घर की महिलाओं के बारे में भी कोई और ऐसी बातें कहने का हिम्मत करे। जब भी आपके सामने किसी भी महिला के बारे में कोई ऐसा कहे तो कहिए कि मुझको किसी भी महिला के चाल चलन के बारे में कुछ नहीं सुनना है। फिर मिलेंगे।